कर दिया शुरू? यस। चलो गुड मॉर्निंग। मेमोरी। तो आज का टॉपिक मेमोरी है। सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं कि मेमोरी में क्या क्या देखेंगे। क्या होती है मेमोरी? स्टोरेज डिवाइस, संग्रहण क्षमता, डाटा को स्टोर करने की क्षमता है। स्टोरेज डिवाइस है। किसे स्टोर करती है? डाटा या सूचना है, इंफॉर्मेशन उसे स्टोर करती है। तो मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है ना। सूचनाओं को संग्रहण करके, डाटा को संग्रहण करके मेमोरी में रखा जाता है। और मेमोरी में जो सूचनाएं रखी जाती है वो कौन सा डाटा या कौन सा इंफॉर्मेशन होता है? ये अंतरिम भी हो सकता है, अंतरिम डाटा भी हो सकता है, या अंतिम डाटा भी हो सकता है। तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो सूचनाओं को स्टोर करके रखता है? तो कौन सी सूचनाओं को, जब अगर मान लो सीपीयू के द्वारा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मान लो, तो जब प्रोसेस होगा तो प्रोसेस के दौरान भी डाटा कुछ समय के लिए मेमोरी में रखना पड़ेगा। और जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में भी डाटा कहाँ रखा जाएगा? मेमोरी में रखा जाएगा। तो कुछ वो डाटा जो अंतरिम डाटा यानी कि अभी प्रोसेस जारी है, तो प्रोसेस करने के दौरान जो डाटा रखा जाएगा वो भी मेमोरी में होगा। वो अलग बात है कि कौन सी मेमोरी में होगा, लेकिन होगा कहाँ पे? मेमोरी में। और जो अंतिम डाटा होगा, आउटपुट के रूप में आएगा, जो सूचना के रूप में होगा, वो भी कहाँ होगा? मेमोरी के रूप में होगा, है ना। फिर मेमोरी के प्रकार देखना अपने को। मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं? मोटे तौर पे दो प्रकार। प्राइमरी सेकेंडरी। एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक, द्वितीय। ठीक है ना, मतलब बड़ा तो नहीं का? हाँ ठीक है। प्राइमरी मेमोरी। एक सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। मेमोरी शब्द यहाँ हटा आएगा, मेमोरी यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो मेमोरी के मोटे तौर पे दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये क्या होती है ना? तो ये आप पहले से जानते हैं, जब अपन पहले थोड़ा सा देखे थे। तो प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है ना। अब कॉमन चीजें क्या होगी? तो ये भी एक प्रकार की क्या होगी? स्टोरेज डिवाइस होगी। ये भी इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को संग्रहण करके रखेगी। ये भी प्रोसेसिंग के दौरान भी सूचना को संग्रहित करेगी, और अंतरिम जो आंकड़ा आएगा उसे भी, और जो अंतिम आंकड़ा आएगा उसे भी संग्रहित करके रख सकती है। तो वही चीजें इसमें भी होगी, है ना। ये तो कुछ कॉमन पॉइंट होंगे, लेकिन कुछ अलग पॉइंट भी होंगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, तो जिसने भी सिस्टम को बनाया है ना, जैसे मान लो ये जो मोबाइल बने हैं, या मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम, तो सिस्टम बनाने के साथ ही प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर बना दी जाती है ना, पहले से ही। तो वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। तो जो सिस्टम बनाने वाला है, जो डिजाइन करता है ना, जो सिस्टम को बना रहा है, वो बनाने के दौरान ही, स्टार्टिंग में ही इस मेमोरी को स्थापित कर दिया जाता है मदरबोर्ड को, प्राइमरी मेमोरी के। वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो इसका मतलब इस सिस्टम के साथ में आती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी कहला रही? द्वितीयक मेमोरी। और सहायक क्यों द्वितीयक कहला रही? क्योंकि ये इसको बाद में लगाते थे, है ना। जो हाँ, कार्ड लगाते वो, जैसे मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं,
है ना, या सीडी है या डीवीडी है, जितने भी मेमोरी है। लेकिन आज के जमाने में भी सिस्टम के साथ में लगी हार्ड डिस्क वगैरह सिस्टम में आ रही है, लेकिन वहाँ मदरबोर्ड की वजह वहीं पे लगी है। लेकिन इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप नहीं निकाल सकते। परमानेंट। हाँ, ये परमानेंट मेमोरी है ना, हाँ। इसको सिस्टम से नहीं हटा सकते। आप तोड़ोगे तो वो हट जाएगा, लेकिन वो खराब हो जाएगा। मतलब ऐसा, मतलब व्यवस्थित तरीके से उसको निकाल से फिर से अटैच करना, ऐसा इसके साथ में आप नहीं कर सकते, है ना। आप नहीं निकाल सकते, और मैं निकाल के दिखाऊंगा करके निकाल के दिखाओगे तो उसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, काम का नहीं रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी ये सिस्टम के साथ में आएगी, इसको आप निकाल के लगाना ये नहीं कर सकते, है ना। और जो द्वितीयक मेमोरी है इसको निकाल सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं और फिर से वापस लगा सकते हैं। इसकी क्षमता ज्यादा क्षमता वाली को भी अटैच कर सकते हैं आप द्वितीयक मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी, अगर इनकी कुछ बेसिक विशेषताओं को की पॉइंट के साथ देखें तो ये जो सिस्टम है उसके साथ में अटैच होता है ना। तो सिस्टम के साथ ही अटैच है प्राइमरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी है इसे आप हटा नहीं सकते, है ना। इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इसको आप हटा सकते हैं, हटाया जा सकता है ना। हाँ, वो दोनों चीजें हैं। और कम ज्यादा क्षमताओं का लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई कम क्षमता का हटाया तो उसकी जगह ज्यादा क्षमता का लगा सकते हैं। और ये सिस्टम के साथ में आता भी है, और इसको बाहर से भी लगा सकते हैं आप इसको। इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, दोनों हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी या साइड मेमोरी। और बाकी विशेषताएं तो कॉमन होगी कि दोनों क्या होगा, कुछ विशेषताएं। अगर इन दोनों की कॉमन विशेषता आप देखोगे, कॉमन विशेषता तो दोनों स्टोरेज डिवाइस है ना। दोनों अंतरिम या अंतिम डाटा को एक संग्रहण करने का काम करेगा भंडारण यूनिट के रूप में। और दोनों में कुछ अंतर भी होंगे। अंतर क्या होगा, जैसे प्राइमरी मेमोरी, इसकी जो क्षमता होगी, भंडारण क्षमता वो क्या होगी, कम होगी। और दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी भंडारण क्षमता ज्यादा होगी, स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो गति है गति ज्यादा होगी, और इसकी गति कम होगी, है ना। ये कुछ बेसिक विशेषताएं हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो सिस्टम के साथ में अटैच होती है। ये सिस्टम के साथ में अटैच अभी आने भी लग गई, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, है ना। और इसको आप हटा नहीं सकते, इसको हटा भी सकते हैं, है ना। और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें परिवर्तन कर सकते, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरी लगा दी, ज्यादा क्षमता वाली लगा दी। इसकी भंडारण क्षमता इसकी तुलना में, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में भंडारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, इसकी भंडारण क्षमता प्राथमिक मेमोरी की तुलना में ज्यादा होगी। इसकी गति ज्यादा होगी, लेकिन इसकी गति क्या होगी, कम होगी, है ना। क्योंकि प्रोसेसर के साथ में फाइनली काम कौन करेगा, प्राइमरी मेमोरी काम करेगी, है ना। इनडायरेक्टली वो भी काम करेगी, लेकिन डायरेक्टली अटैचमेंट ये रहेगी। ठीक है। अब देखना, इन्हीं के प्रकार देखेंगे अपन, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के। तो एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी इसमें इसके भी दो प्रकार है? एक ऐसे भी बोल सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी। नॉन वोलाटाइल, वोलेटाइल का मतलब परिवर्तन होना, नॉन वोलेटाइल यानी परिवर्तन नहीं होना। तो ये कैसे स्थायी की कैटेगरी में आएगी।
है ना, बाकी रजिस्टर और केस को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अस्थाई की कैटेगरी में कौन सी आएगी? रैम इसका एग्जाम्पल रैम। और जो स्थाई है उसकी कैटेगरी में रोम। फिर जो रैम है उसके भी प्रकार है, कौन कौन सा? ईपीरोम ईपीरोम डबल पी रोम डबल पी रोम, डबल ई डबल है इरेजेबल ऐसा नहीं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अच्छा स्टैटिक रैम है ना, और एक डायनामिक रैम। और जो रोम है इसके प्रकार ई रोम। मतलब इरेजेबल ईपी रोम, ईरोम तो देखो प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार है? दो है, एक वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थाई। तो ये अस्थाई इससे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि इसमें जो डाटा रहता वो स्थायी तौर पर नहीं रहता है। जब कंप्यूटर ये जो सिस्टम है प्रोसेस करता है, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस का काम किया जाता है, उस प्रोसेस के दौरान जब डाटा आता है वो कहाँ आता है? रैम में आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह सिस्टम कहाँ पे? फर्स्ट वाला ईरोम है ये इरेजेबल नहीं है। प्रोग्राम बोल रहा हूँ इस बुक में गलत छपा होगा। तो देखो जो वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब ये अस्थाई, और अस्थाई तो डाटा यहाँ पर जो आएगा प्रोसेस करने के दौरान, तो अगर जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है ना, बिजली सप्लाई बंद हो जाता है, तो यहाँ से डाटा चले जाएगा। तो इसलिए कौन सी मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी है। और इसके प्रकार स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम तो यहाँ पर भी है, रैम यहाँ पर भी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ कौन सा शब्द लगा? स्टैटिक। और यहाँ पर कौन सा है? डायनामिक। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक यानी कि जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहिए। शाब्दिक में नहीं, इससे मत जोड़ना, पहले शाब्दिक में नहीं देखना। तो स्टैटिक का मतलब है कि एक स्थिर अवस्था टाइप की जिसमें परिवर्तन ना हो। और डायनामिक मतलब क्या होता है? गतिक होता है। इसका मतलब है कि कहीं भी परिवर्तन होता तो वो डायनामिज्म है। आप किसी भी टॉपिक को बोलोगे यार डायनामिक टॉपिक, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो टॉपिक में परिवर्तन हो सकता है, समय के साथ भी परिवर्तन होता रहता है। आप बोल रहे हैं कि ये तो स्टैटिक पोर्शन है, तो स्टैटिक पोर्शन यानी कि वो चीजें काफी पहले भी वैसी थी और आज भी वैसे, जैसे सब्जेक्ट का नेचर रहता है। हिस्ट्री का जो इतिहास है, स्टोरी, उसका नेचर कैसा रहता है? सामान्यतः स्टैटिक नेचर रहता है। लेकिन पॉलिटी वगैरह का नेचर कैसा रहता है? डायनामिक। इकोनॉमी का नेचर कैसा रहता है? डायनामिक। इकोनॉमी आज चेंज होगी, कल और चेंज हो जाएगी। उसके प्रिंसिपल सेम हो सकते हैं, लेकिन उसके डेटा है, तथ्य वो डेली चेंज हो सकते हैं। हो सकता है आरबीआई ने आज रेपो रेट गुजर रखी हो, बाद में दूसरे तीसरे तिमाही में उसको चेंज कर दिया हो, है ना। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा होती रहती है। ऐसे टॉपिक क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। तो यहाँ पर डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम है। तो स्टैटिक रैम इसका मतलब है कि यहाँ जो सूचनाएं हैं एक निश्चित समय तक यहाँ सूचनाएं रह सकती है। जैसे मान लो अभी काम कर रहे थे, बिजली अचानक चले गई, तो जब तक अगली बार शुरू नहीं हो, जो अगली बार सिस्टम शुरू होगा तब तक कुछ समय के लिए यहाँ पर सूचनाएं रहेगी। एक स्थिर की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। और डायनामिक इसमें चेंज होता रहेगा। तो वोलेटाइल मेमोरी भी किसका प्रकार है? प्राइमरी मेमोरी का। और प्राइमरी मेमोरी का ही सामान्यतः ये लक्षण होता है कि प्राइमरी मेमोरी को मोटे तौर पे क्या बोल देते हैं? अस्थाई मेमोरी बोल देते हैं। सामान्यतः अस्थाई मेमोरी कहते हैं, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि इसी में एक प्रकार है स्थायी का, यानी कि आधा आधा काम कर रहा है। इसके कुछ ऐसे प्रकार है जो अस्थाई की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रकार है जो स्थायी की तरह काम कर रहे हैं। तो आप तो बोलोगे कि यार इसमें तो दोनों गुण पाए जाते, तो फिर बाद में अस्थाई क्यों लिखा? तो अस्थाई वो पूरी तरह से नहीं है। उसके आगे कौन सा शब्द लिखा रहता? सामान्यतः। सामान्यता का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी मामले में ऐसा ही होगा, है ना। मोटे तौर कुछ मामलों में, अधिकांश मामलों में ऐसा होगा,
जैसे कि शायद शब्द लगाता है। हाँ, लेकिन इन शब्दों को बहुत पहले जान लेना चाहिए, मतलब जब सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं उससे पहले, लेकिन बताते नहीं है। जीएस की शुरुआत करते तो बताते, जैसे मान लीजिए सामान्य शब्द है, विशेष शब्द है। अब जीएस पढ़ते हैं तो कहीं पे जीएस लिखा रहता है, कहीं पे जीके लिखा रहता है, या जीएस क्यों है, जीके क्यों है, या स्टडी है, या नॉलेज है, इन सब के मतलब होते हैं। तो इन शब्दों की सॉलिड मतलब पता हो तो आप शब्दों का सही इस्तेमाल कर पाओगे। शब्दों का मतलब नहीं हो तो कहीं पे भी इस्तेमाल होगा फिर। हाँ, क्या पढ़ रहा था जीएस, हाँ, कभी क्या पढ़ रहा था जीके। तो जीके मतलब जनरल नॉलेज है ना, ये तो फुल फॉर्म हुआ। और जीएस का मतलब जनरल स्टडी है ना। और अध्ययन, जहाँ अध्ययन शब्द लगाओगे तो किसी भी टॉपिक पे, जैसे अपन मेमोरी पढ़ रहे हैं है ना, तो मेमोरी का बेसिक चीजें समझना कि भाई मेमोरी क्या होती है। आपके मन में आता होगा कि मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की है, मेमोरी कैसे काम करती है, कुछ बेसिक चीजें मेमोरी के बारे में अध्ययन करना ठीक ठाक तरीके से, ताकि आपकी समझ विकसित हो जाए। और दूसरा तरीका होता, अच्छा मेमोरी पढ़ रहे तो मेमोरी के बारे में केवल तथ्य, सबसे पहले मेमोरी की खोज किसने करी थी, सबसे पहले मेमोरी कौन सी कंपनी की बनी थी, इस टाइप की कुछ तथ्य 8-10 लिख लिए, वो होता जीके है। जो कौन बनेगा करोड़पति में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे जीके इस्तेमाल होता है ज्यादातर। नहीं तो जो छोटी छोटी बुकलेट आती है ना, बस में अपन जाते हैं और बेचते रहते हैं, उसमें ऐसे तथ्य भरमार रहते हैं, एक लाइन वाले, तो वो जीके रहता है ना। जैसे आप संविधान को पढ़ रहे हैं, संविधान में कितने आर्टिकल हैं, संविधान कब लागू हुआ है ना, पूरी तरह से कब लागू हुआ, केवल ऐसे कौन से आर्टिकल है जो भारत के नागरिक को प्राप्त हो, कौन से आर्टिकल है जो सभी को प्राप्त हो, फंडामेंटल राइट वगैरह। तो ऐसे केवल तथ्यात्मक चीजें पढ़ रहे तो आप जीके पढ़ रहे हैं। लेकिन उन चीजों का जो आर्टिकल में चीजें लिखी है, ऐसा क्यों लिखा, उसका ये भारत के नागरिक को लेकर कितना बेहतर हो सकता है, या इसमें कुछ और सुधार होने की संभावना है या नहीं है, ऐसे कुछ अध्ययन करोगे, समझ विकसित करोगे, तो वो एक अध्ययन होता है। जीएस स्टडी, अध्ययन करना है ना। तो स्टडी का मतलब अलग होता है। जैसे मान लो कोई कांड हो गया, आप जा रहे हैं वहां पर, कहीं पे भी कोई घटना घटित हो गई, तो आपको बोला गया कि यहाँ के अध्ययन करने के लिए, तो आप ऐसा थोड़ी कि केवल तथ्य एकत्रित करोगे, उसके साथ में वहां उस क्षेत्र के बारे में डिटेल से जानोगे है ना। तो अध्ययन करने में केवल तथ्य नहीं होते हैं, बल्कि उसमें क्या, कैसे, क्यों, ये भी शामिल होता है। केवल कब और कितना ही शामिल नहीं होता है। इसमें नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल में अलग अलग ही लगता है। हाँ, कि अस्थायी और हाँ, स्थायी ऐसा लगता है ना। अस्थायी है तो स्थायी जैसा लगता है। ये वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मतलब फ्लक्चुएशन होना, परिवर्तन होना है ना। तो परिवर्तन कहने का मतलब है कि अस्थायी, तभी तो परिवर्तन होगा। एग्जाम में भी यही वर्ड देता था, नॉन वोलेटाइल की। हाँ, ऐसा लिख देगा वोलेटाइल, ये हो सकता है ना। और ये ऐसा लिखा जा सकता है नॉन वोलेटाइल। इसलिए कोशिश करो कि अपने को दोनों शब्दों पता हो, और खास तौर पे इंग्लिश का पता हो तो और बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश का पता होगा तो इंग्लिश में तो लिखा होगा कोई, लेकिन हिंदी के क्या अलग अलग बुकों में कभी कभार अलग अलग ट्रांसलेट हो जाते हैं, तो वहां से दिक्कत आती है ना। इसलिए कोशिश करो कि दो शब्द तो कम से कम तैयार कर लो। देखो स्थायी है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है फ्लक्चुएशंस नहीं होगा यहाँ पर। स्थायी है तो डाटा हमेशा के लिए सेव रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका एग्जांपल रोम है, और रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंतर्गत जो सूचनाएं हैं उसको आप केवल जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है, केवल रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत कोई नई चीज डाल नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है, स्थायी है। अगर मान लो रोम है, रोम में कोई प्रोग्राम डाल दिए, कंप्यूटर को चालू, जो सिस्टम चालू होता है और सिस्टम को चालू करने वाले कोई बेसिक प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे बायोस हो या कोई और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, वो रोम में डाल दिए, तो वो तो सिस्टम को बनाने वाला है, उन्होंने डाल दिया रोम के अंतर्गत मेन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चालू होने के लिए जरूरी है। आप उन सॉफ्टवेयर में अपन थोड़ी ना बदलाव कर सकते है ना, ये परमानेंट है। तो इनको केवल सिस्टम पढ़ सकता है, रीड करेगा, उसके अंतर्गत कोई लिखा नहीं जाएगा। तो रीड ओनली मेमोरी, तो ये कैसा है, स्थायी नेचर का। लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार आ रहे हैं, तो बदलाव होगा। यहाँ पर क्या, पी रोम, तो पी का मतलब प्रोग्रामेबल, बाकी फुल फॉर्म सेम,
रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रिक क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप देखो यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिखा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो प्रोग्राम है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उनको केवल क्या करने का काम करेगा? पढ़ने का काम करेगा, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा? ई लिखा है, इरेजेबल। और किसको बोलते हैं? रबड़ को इरेज क्या करता है? मिटाने का काम करता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये रोम तो है, इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर तो डालेंगे, लेकिन तकनीकी में सुधार होने के साथ में बाद में ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है मेन, उसमें भी चाहे तो उन सॉफ्टवेयर को मिटा सकते हैं और उसकी जगह दूसरे डाले जा सकते हैं। लेकिन ये कोई आम आदमी यहाँ पर अपन खुद नहीं कर सकते, आपको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर ई प्रोम है तो इसका मतलब कि ये चीजें संभव होगी। और ई प्रोम तो इसमें भी वही है। क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि विद्युत जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके माध्यम से उसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं उनको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं, है ना। और फिर से उसके अंतर्गत प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मोटे तौर पे किस टाइप से काम कर रहे हैं? स्टार्टिंग की जो आई थी वही स्थायी थी, बाकी तो आज के जमाने में जो भी मेमोरी आएगी वो लगभग अपन नहीं काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो द्वितीयक मेमोरी के साथ में अपन काम करते हैं वैसा यहाँ नहीं काम कर सकते। लेकिन जैसे मान लो सिस्टम का कोई मेन शोरूम है तो हो सकता है कि वहाँ पे ये काम होता हो, वहाँ पे जैसे आजकल नए फोन को अपडेट करते तो नया वर्जन आ हाँ, जाता तो है। नया वर्जन मतलब कि उस वाले जो पुराना वाला जो हाँ। सॉफ्टवेयर है उसको निकाल दिया जाएगा और दूसरे वाले को डाल दिया जाएगा। तो कुछ विशेषताएं तो यहाँ पर कॉमन होगी, जैसे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं क्या है कि प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के साथ अटैच होता है ना, जिसकी गति उसकी तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उसकी तुलना में इसकी भंडारण क्षमता कम होती है। तो वो चीजें इनमें भी कॉमन रहेगी, है ना। लेकिन जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब कि परिवर्तित होता रहेगा, है ना। अस्थाई, अस्थाई इसका मतलब है कि स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं है तो परिवर्तित होगा। तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब भी प्रोसेसर प्रोसेस करेगा तो मुख्य मेमोरी या सहायक मेमोरी में जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाटा है वो प्रोसेस होने से पहले, प्रोसेसर में जाने से पहले कहाँ आएगा? रैम में आएगा। और जैसे ही बिजली बंद हो जाएगी या पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से डाटा चले जाएगा। लेकिन इसके भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, इसमें कुछ समय तक रह सकता है। फिर बाद में नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी कैटेगरी का। और स्थायी कैटेगरी इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत जो भी सूचनाएं लिखी गई है ना, उसको आप मिटा नहीं सकते। तो जो भी डाटा है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, अगर रोम है तो रीड ओनली मेमोरी, वहां जो लिखी हुई सूचना है उसको केवल पढ़ सकते हैं, उसके अंतर्गत दोबारा नहीं लिख सकते हैं। इसके भी प्रकार है अलग अलग। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ई प्रोम तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो इसका मतलब है कि इनमें भी जो विशेषताएं आ गई, बाद में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? कहते स्टार्टिंग में तो था वो स्थायी, है ना, लेकिन आप देखा जाए तो ये भी पूरी तरह से नॉन वोलेटाइल नहीं रहा, है ना, पूरी तरह से नहीं रहा आज के जमाने में पूरी तरह से। लेकिन कि आप ये भी डिपेंड करेगा कि किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सामान्य आदमी के लिए देखोगे तो दृष्टिकोण अलग हो जाएगा, सामान्य आदमी के हिसाब से देखोगे तो स्थायी मानोगे, लेकिन सभी के हिसाब से देखोगे, बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से देखोगे तो उसके हिसाब से तो फिर अस्थायी हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका सामान्य मतलब जो नेचर है अपन किस कैटेगरी में निकालेंगे? स्थायी कैटेगरी में निकालेंगे, है ना, सामान्य के हिसाब से। तो यहाँ पर इसको मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में जो भी सिस्टम के साथ कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, वो भी अपन देखे थे पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी,
sequential sequential direct access memory. Direct access memory. डायरेक्ट एक्सेस क्या हुआ? साउंड हो रहा था फिर अपने साउंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, हाँ तो नाम से ही स्पष्ट है ना? और ये भी आदत में शुमार कर लो, है ना? क्या शुमार करना कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कुछ कोई भी पढ़ रहे हैं, कोशिश करो कि नाम से मीनिंग निकाला जाए। 100% सब जगह तो नहीं होगा, लेकिन 90% जगह पे ऐसा हो सकता है लगभग, है ना? तो कुछ जगह ऐसा होगा जहाँ नाम कुछ और होगा, मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा। तो इससे क्या होता है कि इससे याद रखना आसान होता है, लंबे समय तक याद रह सकता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो सिक्वेंशियल एक्सेस, और वहां पर क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। direct access. तो सिक्वेंशियल एक्सेस इसका मतलब है कि यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से एक्सेस होगा, क्रमबद्ध रूप से संचालित होगा, क्रमबद्ध रूप से संचालन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे इसका उदाहरण देखोगे, मैग्नेटिक टेप टेप। अभी भी हो सकता है कहीं पे रखा हो गांव में, हाँ। लेकिन पहले बहुत इस्तेमाल होते थे, Yes. जो अपन कैसेट बोलते थे वो, हाँ। मैग्नेटिक टेप। हाँ. अब उसमें मान लो 5 गाने हैं, 4 गाने हैं, चलाना है, तो आप 5वें नंबर पे गाना चलाए, कोई बोलेगा तो 5वें नंबर फट दे के बटन दबाओगे, डायरेक्ट आप नहीं चला सकते, अरे बटन दबाना, उसके बाद में वो घूमता रहेगा, रोटेशन होता रहेगा, उसके बाद में पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, उसके बाद में वो वाला गाना आएगा, अरे तो क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो भी उसके अंतर्गत डाटा है उस मेमोरी में, मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत जो भी सूचनाएं लिखी गई है उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ने का काम करेगा, क्रमबद्ध रूप से संचालित होगा इसमें जो भी है वो, है? लेकिन यहाँ इसका नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। Direct access. इसका मतलब, डायरेक्ट ला सकते हैं। है ना, तो यहाँ पर क्रम की कोई जरूरत नहीं है ना? 200 नंबर का गाना चलाना, 200 नंबर के गाने को चला दो। हाँ। अब 500 का चलाना, तो भी टाइम का अंतर, बारीक अंतर होगा, लेकिन इतना कम अंतर होगा कि अपने को पता ही नहीं चलेगा, हाँ। है ना? अपने मेमोरी में देख लो आप, है ना? सर्च करने का कुछ है, मान लो लिस्ट दिख रही, कोई इसको चला दो, उसको चला दो, किसी को भी चला दो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में कौन कौन से आएंगे? डायरेक्ट में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, Disk. इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, और एक ऑप्टिकल डिस्क, Optical disk. और एक Device. इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, Disk. इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, Storage device. स्टोरेज Device. डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, और Hard disk. हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम, सीडी, डीवीडी, डीवीडी, और ब्लूरे Disk. Blu-ray. Disk. DRD. डिस्क, USB. है ना? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आएगा? फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, जैसे पेन ड्राइव हो गया, वो फ्लैश मेमोरी में ही आती है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड चिप, Pen drive है, memory card है. मेमोरी कार्ड, हाँ, चिप। हाँ, तो आप देखो सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क का, यहाँ पर मैग्नेटिक शब्द है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डिस्क है, यहाँ पर भी डिस्क है, लेकिन वहाँ पर डिस्क नहीं है। तो यहाँ जो डिस्क है, तो डिस्क का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का चक्र, या एक प्रकार की चक्ति, ऐसा मान सकते हैं डिस्क। तो डिस्क वाला शेप तो आपने देख रखा है ना? तो शेप में तो वैसे ही होंगे डिस्क की तरह दिखने में, लेकिन अंतर काय में होगा? उन
भंडारण क्षमता उसके हिसाब से अंतर होगा, हाँ बना किससे उसके हिसाब से अंतर होगा। हो सकता है कोई रबड़ का बना है, हो सकता है कोई मेटल का बना हो सकता है किसी में जो डाटा डाल रहे हैं वो एक ही साइड डाल रहे हैं, हो सकता है किसी में डाटा लिखे वो दोनों साइड लिखे, और फिर बाद में जो डाटा लिखा है वो किससे लिखा गया है ये भी डिपेंड करता। किसी में डाटा हो सकता है लेजर से लिखा, और लेजर में भी अलग अलग लेजर होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बाद में यहाँ अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, नाम ही क्या है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इसका मतलब ये कैसा होगा, एक प्रकार का फ्लेक्सिबल होगा, है? और फ्लेक्सिबल क्यों होगा, इसकी जो बनावट होगी वो कैसी होगी, लगभग एक प्रकार से रबड़ की तरह, है ना। एक में क्या है, हार्ड डिस्क है, एक में पानी पिलाएंगे नीचे हाँ चलो। तो फ्लॉपी डिस्क ये भी क्या एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क है, और हार्ड डिस्क भी ये भी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन इसका नाम हार्ड है और इसका नाम फ्लॉपी है ना। तो यहाँ इसकी जो बनावट होती है वो कहीं ना कहीं रबड़ से बनी होती है ना, यानी कि वो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड उससे रिलेटेड आएगा यहाँ पर, एक प्रकार का रबड़ जैसा रहेगा। तो इसलिए इसका नाम वो फ्लेक्सिबल रहेगा, रबड़ रहेगा तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा। तो उस वाले मटेरियल को मिलाएंगे इसको बनाने के लिए तो फ्लेक्सिबल रहेगा, और फ्लेक्सिबल रहेगा तो इसलिए इसका नाम फ्लॉपी डिस्क रखा गया। और हार्ड डिस्क ये मेटल से बना है, और दोनों में ही जो रिबन है वो मैग्नेट यानी कि आयरन ऑक्साइड का बना होता है, इसलिए किस कैटेगरी में आ रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क ये तो देखे होंगे आपने, बिल्कुल चमकदार दिखाई देते हैं, सीडी हाँ सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है। तो जैसे जैसे इधर जाओगे ये जो क्षमता है बढ़ती जाएगी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, इसका दो फुल फॉर्म लिखे हुए रहते हैं, डीवीडी डिजिटल। अब जो सीडी है, सीडी की क्षमता काफी कम रहती थी, लगभग 700 MB हो सकता है, 800 MB हो सकता है, 650 MB हो सकता है, और डीवीडी की क्षमता इससे ज्यादा रहती है, और ब्लू रे डिस्क की क्षमता और भी ज्यादा है। अब ब्लू रे डिस्क की क्षमता एक ही साइड, जो एक साइड है ना, जैसे मान लो ये है, मान लो एक ही साइड में जो लिखा जाएगा उस एक साइड में लगभग 25 GB के आसपास रहेगा छोटा, और जो उस साइड लिखा उस साइड भी सूचना लिखी जाएगी, दोनों साइड, तो दोनों साइड मिलाकर लगभग 25 GB के आसपास क्षमता हो सकती है ब्लू रे डिस्क की। तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता ज्यादा होती है, लगभग 50 GB के आसपास हो सकती है। इनके जैसे आती है ना सर, हाँ इनके जैसे ही दिखेगी, है ना। तो फिर बाद में ऐसा क्यों, जैसे मान लो आपके पास में एक ही पन्ना है, अब डिपेंड करेगा एक पन्ने के अंतर्गत किसकी राइटिंग कैसी है। कोई एक पन्ने के अंतर्गत हो सकता है 100 ही शब्द लिख रहा, कोई 200 शब्द लिख दिया है, तो राइटिंग छोटी होती जाएगी, वो भी मायने लगता है, लिखावट कैसा है ना। साथ में ये भी डिपेंड करता है कि पेन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मोटा है तो कम लिखाएगा, बिल्कुल पतला है तो हो सकता है ज्यादा लिखाएगा। जैसे ब्लू रे डिस्क वगैरह में ये लेजर से लिख रहे हैं यहाँ पर, और लेजर में भी शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्लू नाम ही है, ब्लू है, तो शायद यहाँ पर जो ब्लू वाली लेजर उसका इस्तेमाल होता है, और डीवीडी में भी लेजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन रेड का इस्तेमाल होता है। तो जो लेजर किरणें हैं, लेजर किरणें की हर लेजर किरणों की जो तरंग है वो अलग अलग होता है। अब कोई बिल्कुल पतला सा चलेगा तो उससे ज्यादा लिख पाओगे, मोटा चलेगा तो उससे कम लिख पाओगे, है ना। तो ब्लू रे डिस्क इसमें भी लेजर का प्रयोग होता है। अब लेजर का प्रयोग हो रहा है और जो लेजर है काफी पतला है तो उससे बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, है? अब कोई देखे होंगे ना आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो चावल के दाने पे भी लिख देते हैं, हाँ जो कोई लिखने अब मान लो उसके बावजूद भी क्लियर कट दिखता है, क्या लिखा वो पढ़ पाते हैं। हाँ पढ़ पाना भी जरूरी है, क्या लिखा है, तो अपन पेज में इतने बारीक लिख रहे कि सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका लिखा हुआ। वो चावल वाला यहाँ पर सूचना लिखी हुई है, यहाँ पर सूचना है, तो यहाँ पर सूचना कम लिख सकते हैं, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता और भी ज्यादा, इसकी क्षमता और भी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि इनका आकार बड़ा होते जा रहा हो, आकार तो सेम ही है, लेकिन इसके बावजूद भी भंडारण क्षमता बढ़ती जा रही है ना। तो जो लिखने के तरीकों में अंतर आ रहा है। तो तीनों की तीनों प्रकार किसके हैं, ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क किसका प्रकार है, डायरेक्ट एक्सेस। तो यहाँ पर आप कॉमन पॉइंट
ये यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको सभी को, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, चिप हो, कॉमन पॉइंट निकलेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये अभी इस्तेमाल हो रही है ना। तो पेन ड्राइव वगैरह आप आसानी से ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसका नाम पेन ड्राइव। तो ये पेन के जैसा दिखता है, और पेन को आप जेब में रख के कहीं पे ले जा सकते हैं, उसको भी वैसे ही लगभग जेब में रख के छोटा सा रहता है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और ये दोनों काम करता है। हाँ, इसके अंतर्गत आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी ला सकते हैं। जैसे मान लो कहीं और से पेन ड्राइव में लाया और पेन ड्राइव में ला के आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, करते हुए आना चाहिए पेन ड्राइव के माध्यम से। और पेन ड्राइव में दूसरे डाटा भी आप रख सकते हैं, है ना। और पेन ड्राइव की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग क्षमताओं के पेन ड्राइव आते हैं। मेमोरी कार्ड और चिप है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आपको इस फ्लैश मेमोरी हो या पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो या चिप हो, ये पता होना चाहिए, है ना। या फिर इसी में से पूछ ले कि ये किस टाइप की मेमोरी है, कौन सा डायरेक्ट एक्सेस होने वाली है और कौन सी सीक्वेंशियल एक्सेस होने वाली है। तो ये सब क्या डायरेक्ट एक्सेस होने वाली है। इसके अंतर्गत कोई भी, जैसे मान लो पेन ड्राइव के अंतर्गत कितने भी फोटो, है ना, आप किसी भी फोटो पे जा सकते तत्काल। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला फोटो देखने के लिए आपको सीरियल से सारे फोटो देखने होंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फोटो पे जा सकते हैं। या आपके पास में गाना है तो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे गाने को चलाते हुए आगे बढ़े, डायरेक्ट जा सकते हैं इनमें भी। और सेम इनमें भी और ये इसमें अलग है, क्योंकि ये कौन सी मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो नाम से क्या स्पष्ट है, इसका मतलब है कि इसका जो संचालन होगा चलेगा वो सीरीज के रूप में चलेगा, है ना। अगर जैसे मान लो यहाँ पर फोटो सीक्वेंशियल एक्सेस वाली मेमोरी है, तो पहले फोटो के बाद में 10वें नंबर का फोटो लाना है, तो 10वें नंबर के फोटो पे आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बढ़ोगे, है ना। तो इसका उदाहरण कौन सा है, मैग्नेटिक है। हाँ, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हुए, ठीक है। और कोई मेमोरी में कोई ऐसा शब्द हो जो समझने वाला हो यहाँ पे। बाकी तो ये डिटेल में आप रीड मार लेना इसको। वर्चुअल मेमोरी, हाँ ठीक है, इसकी बात करते हैं। वर्चुअल मेमोरी है, और कौन सा है, तो वही हाँ एक बफर शब्द है, हाँ बफर। जैसे कि बफर से आप लोग बफर का मतलब जानते हैं, बफर सिस्टम। चलिए, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का मीनिंग क्या निकलता है, आभासी। देखो होता क्या है कि सिस्टम में कभी कभार रैम कम होता है ना, तभी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैम की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मान लो आप अपना मोबाइल लें, और मोबाइल में जो रैम है, उदाहरण के तौर पे मान लो 2 GB का, मान लो 2 GB का है ना। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में क्षमता पहले से ही रहती मेमोरी। हार्ड डिस्क की क्षमता मान लो आपके सिस्टम में, हार्ड डिस्क मान लो जैसे मान लो 64 GB है ना। तो वर्चुअल मेमोरी मान लेते उदाहरण के तौर पे सिस्टम में 64 GB। तो आपको ये पता है कि जब भी आपका सिस्टम कोई किसी भी चीज को प्रोसेस करेगा
तो प्रोसेस करेगा तो सारी चीजें जो भी होगी हार्ड डिस्क यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में, सॉफ्टवेयर वगैरह यहीं पे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ, अन्य डाटा यहाँ पर होंगे। लेकिन जो आपका प्रोसेसर है वो प्रोसेसर सीधे यहाँ से डाटा नहीं लेगा, ये तो आपको मालूम है। लेकिन डाटा आएगा कहाँ से? यहीं से। लेकिन यहाँ से डाटा निर्देश देगा कि डाटा यहाँ आना चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो निर्देश मिलने पर डाटा कहाँ जाएगा? रैम में, है ना? और रैम से कहाँ आएगा? फिर प्रोसेसर के पास आएगा। तो अगर मान लो बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होना है तो अगर रैम का साइज कम है तो फिर सिस्टम ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए डाटा यहाँ रखना पड़ेगा, है ना? आप खुद सोचो, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये उदाहरण में इसलिए देता रहता है कि अपन खाना वगैरह बनाते रहते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को खाना बनाना है ना? और उधर मान लो कि बहुत सारा है कच्चा माल, है ना? और आटा गूंदा हुआ है बहुत ज्यादा, इतना सारा, और इधर प्रोसेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं लेकिन वहां पे प्रोसेस करने वाला जहां पर रखते हैं वहां पर इतनी सी जगह है, तो इतनी सी जगह है तो बनाने वाले तो जल्दी बना देंगे, फिर और वहां से उठा के लाना पड़ेगा। हो सकता है कि इनको वेट करना पड़े, यहाँ पे वहां से कच्चा माल आएगा फिर बनाएंगे करके। तो ऐसी स्थिति में प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। लेकिन इसकी वजह जहाँ पे प्रोसेस करने वाले फास्ट प्रोसेस कर रहा है, तो जितना फास्ट करेगा उसी हिसाब से यहाँ पर भी होना चाहिए, जगह होना चाहिए, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर जो रैम है, कोई भी डाटा प्रोसेस होने से पहले कहाँ आएगा? रैम में आएगा। और रैम की साइज बड़ी होगी तो प्रोसेस भी ठीक ठाक तरीके से हो पाएगा और मोबाइल भी हैंग नहीं होगा, है ना? अगर मान लो यहाँ साइज जो आ रहा है प्रोसेस होने के लिए मान लो 3 GB का है, तो टुकड़ों में आना पड़ेगा, टाइम लग सकता है ना? तो अभी इस प्रकार से डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रैम है 2 GB, तो उसकी बजाय मतलब कि प्रोसेस होने के दौरान अगर मान लो कि हार्ड डिस्क खाली है, तो ये इस ऐसे किस प्रकार से किया जाए कि जो हार्ड डिस्क को इसको रैम की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक प्रकार से, यानी कि प्रोसेस करने के दौरान कुछ डाटा यहाँ रहे और कुछ डाटा यहाँ रहे, और उसमें टाइम अंतराल ना के बराबर रहे। आप इसका मतलब है कि रैम की साइज कम होते हुए भी जो हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता प्रोसेस करने के दौरान, तो वो कहलाएगा वर्चुअल मेमोरी। आपने कोई अलग से मेमोरी नहीं लगाई, है ना? और जो रैम की क्षमता भी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसेस करने के दौरान हार्ड डिस्क की क्षमता का प्रयोग किसके रूप में हो रहा? रैम के रूप में हो रहा। अगर ऐसा होगा तो वो कहलाएगा वर्चुअल मेमोरी कहलाएगी। ठीक है? अभी शायद फोन में भी ऐसा होता शायद, क्यों? इसलिए ये 64 GB वो भी फुल हो जाता है अगर ऐप पे। हाँ, अभी प्रैक्टिकल हो तो गया था। करते रहना प्रैक्टिकल। फुल हो गए थे, क्या फुल हो गया तो बंद हो गया। चलो एक और शब्द है बफर। बफर क्या होता है बफर? बफर तो उधर खाने पीने में ही सुना है। हाँ जो भी सुना हो, लेकिन बताना पहले सामान्य मतलब। जैसे खाने में सुने, वहां पे बफर का मतलब क्या होता है? सब एक ही जगह सभी चीजें मिल जाएगी, सिक्वेंशियल रखते हैं सब। और पॉलिटी में भी सुना होगा कभी, पॉलिटी किसी का बफर राज्य सुना होगा, बफर स्टेट सुना होगा, सोसाइटी में अनाज इकट्ठा रखा होता है, बफर स्टेट। बफर स्टॉक भी सुना होगा आप, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक तो सुना ही होगा। सोसाइटी जो सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम है अपने यहाँ, सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को अनाज का वितरण किया जाता है। इसके लिए क्या बनाया जाता है? बफर स्टॉक बनाया जाता है। बफर स्टॉक का मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी मात्रा में चीजों को रख सके। लेकिन यहाँ पर बफर स्टॉक की बात हो रही, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही, तो खाद्यान्न को भविष्य की जरूरत के हिसाब से उनको जितनी अभी आवश्यकता उससे ज्यादा मात्रा में एक जगह पर स्टोर करके रखा जाएगा, है ना? जैसे मान लो आपके घर में, क्या आपको पता है कि यार हमारे घर में 8 सदस्य हैं। अब 8 सदस्य हैं तो लगभग एक साल में कितना खाएंगे? मान लो मोटे तौर पे कि यार हमारा जो खाना होगा वो 4 कुंटल के आसपास खा जाएंगे या 5 कुंटल खा जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यार आने वाला साल है उस दौरान मानसून ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, है ना? आपको नहीं पता।
लेकिन आपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचा कि 1 साल मेरा ये चल जाएगा और अगले 2 साल का और स्टॉक करके रखा आपने, है ना? सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हैं तो वो भी क्या एक प्रकार का आपके घर का स्टॉक हुआ, बफर स्टॉक हुआ। और पॉलिटी में बफर राज्य का मतलब वहां पर पॉलिटी में बफर राज्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि आप नेपाल को कोई बफर स्टेट के रूप में मान रहे हो, तो एक तरफ बड़ा देश कौन है? इंडिया है, और एक तरफ बड़ा देश कौन है? चाइना है, और बीच में कौन है? नेपाल है। अब नेपाल है, नेपाल का इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में चाइना भी करना चाहता है, और इमरजेंसी की स्थिति में अगर मान लो भारत भी करना चाहता है, तो फिर बाद में जब भी आपातकालीन सुविधाओं आपातकाल के दौरान आप उसका इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो बफर बीच में फंसा हुआ बफर जोन। तो यहाँ पर बफर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जो बफर शब्द है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो यह अस्थायी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ना? जैसे आप यहाँ पर कौन से क्या क्या पढ़े हैं? जो केस मेमोरी, क्या लिखते हैं? केस किस स्पेलिंग? केस मेमोरी, केस मेमोरी है या कैश मेमोरी है ना? देखिए, तो आपको जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर रैम से प्रोसेस करने के दौरान डाटा लेगा, और रैम में जो आएगा वो कहां से आएगा? कोई भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो मान लो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी से डाटा आ रहा, मान लो रैम में आएगा, और रैम से जो डाटा आएगा वो उससे पहले यहाँ पर अटैच में कौन रहता है? कैश मेमोरी रहती है, और कैश के साथ में कौन रहता है? रजिस्टर रहता है ना? तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी है इसके पास में भी डाटा जल्दी जल्दी आना चाहिए है? तो इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोसेसर के द्वारा किया जाएगा। तो जो कैश मेमोरी वगैरह है जो किसके साथ में लगे हैं? सिस्टम या जो सीपीयू प्रोसेसर उसके साथ में लगे हैं, अटैच है, वो एक प्रकार से किसका काम कर रहा? बफर का काम कर रहा है ना? वही है बफर कहने का मतलब है कि बफर इसका इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली बफर का मतलब आप क्या दिखा कि इमरजेंसी की स्थिति में आप इस्तेमाल करोगे। आपके घर में अनाज रखा है, अभी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार कभी भी ज्यादा लोग हो जाए तो कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास में, है ना, ताकि आप बना सके। तो कहने का मतलब है कि यार रैम के माध्यम से ये प्रोसेस कर रहा है, लेकिन इसके पास में जो प्रोसेसर उसके पास में जहां से चीजें उठाकर प्रोसेस करेगा, तो कौन सी? कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी यहाँ पर चीजें कुछ आंकड़े रहेंगे, यहाँ से उठाकर प्रोसेस करेगा प्रोसेसर। तो कैश मेमोरी यहाँ पर एक प्रकार से सुरक्षा का काम कर रहा है, किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। तो कैश मेमोरी को एक प्रकार से आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बफर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो यानी कि इन शब्दों को आप जोड़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के संदर्भ में जो कैश मेमोरी है, वो जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर के लिए किसका काम कर रहा है? बफर का काम कर रहा है ना? क्योंकि प्रोसेसर प्रोसेस करने का काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उसके पास में डाटा रखा हुआ तो होना चाहिए कुछ समय के लिए, क्षणिक के लिए। तो कहाँ है? कैश मेमोरी में। तो क्या लिखा है यहाँ पर? तो यह अस्थायी मेमोरी का भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को देने से पहले डाटा के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। बात वही है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेस करने का काम कर रहा है, मान लो यहां पर क्या है? कैश मेमोरी है ये। तो अगर मान लो इधर रैम है, डाटा आएगा, अब ये प्रोसेस करने का काम कर रहा है ताकि इसको वेट ना करना पड़े अस्थायी तौर पर, तो कुछ समय के लिए चीजें रख सके सुरक्षा के लिए, है ना? जो प्रोसेस करता जाएगा और कुछ समय के लिए चीजें यहाँ पर रह रही है। तो ये किसका काम कर रहा है? बफर का काम कर रहा है, बफर का काम कर रहा है। ठीक है।
तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अपन अलग से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन और करेंगे तो टाइम और होगा। ध्यान